डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी, चैप्टर नंबर 5 और उसका पहला लेक्चर। चैप्टर नेम है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये दिखाया हुआ है एटम का स्ट्रक्चर, एक सिंपल एटम का स्ट्रक्चर जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी डिफरेंट दायरे बने हुए हैं। उन दायरों को हम ऑर्बिट कहते हैं और इन लेवल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, यानी इन दायरों को एनर्जी लेवल्स का भी नाम देते हैं। एटम के मॉडल को डिफरेंट साइंटिस्ट ने पेश किया, लेकिन हर साइंटिस्ट ने कोई ना कोई ड्रॉबैक रखा, जिसमें डाल्टन का मॉडल बहुत मशहूर है जिसको बिलियर्ड बॉल मॉडल कहते हैं। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है। रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड के बाद बोहर्स ने मॉडल पेश किया। जो ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड ने छोड़े उसको एक्सप्लेन किया बोहर्स ने, और बोहर्स ने भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स छोड़े, यानी फेलियर्स थे, जिसको फाइनली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने एक्सप्लेन किया। आज हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल से पहले जो लेटेस्ट मॉडल पेश किया गया या मौजूद था वो था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में जो फेलियर्स थे उसी को बोहर ने एक्सप्लेन किया। हम देखते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है। इसका बैकग्राउंड पहले पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से पेश किया, फिर इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी बोहर्स मॉडल को अप्लाई करके हम एनर्जी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेव नंबर वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एटम बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होगा, सिर्फ उसका चार्ज की पोलैरिटी प्रोटॉन की +1 होगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, -1 होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगी। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मैस ऑलमोस्ट सेम है। इलेक्ट्रॉन का मैस 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम्स। इसी किलोग्राम मैस को अगर हम एटॉमिक मैस यूनिट में देखना चाहें तो उसकी वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई हैं। फाउंड इन, यानी ये पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, एटम के किस पोजीशन पे होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, यानी आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं हम बोहर्स मॉडल की। आफ्टर द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड proposed the planetary model of atom। रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, उसको प्लानिटरी मॉडल कहा। प्लानिटरी मॉडल इसलिए कहा कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जैसे सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी हमारा, कि सूरज सेंटर में और सूरज के इर्द गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व करता है। जस्ट लाइक द सोलर सिस्टम, द न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट इन देयर ऑर्बिट्स। ये आपके सामने दोनों का कंपैरिजन दिखाया हुआ है। नीचे आपके सामने ये सोलर सिस्टम है, दरमियान में सन है और साइड में जो ऑर्बिट्स हैं उनमें प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से ये ऊपर वाली डायग्राम में दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द
इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। बट रदरफोर्ड के मॉडल में ये देखा गया कि रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। वो स्टेबल नहीं थी। क्यों स्टेबल नहीं थी, कैसे स्टेबल नहीं थी? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, यानी उस पर एक्सेलरेशन लगेगा जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, और एक्सेलरेशन के दौरान पार्टिकल्स मुसलसल रेडिएशंस यानी एनर्जी रिलीज़ करेंगे, एमिट करेंगे। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जाएगा मुसलसल वो एनर्जी रेडिएट करता जाएगा। अब जब मुसलसल रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ही उसकी एनर्जी ख़त्म होगी वो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ये रदरफोर्ड ने कहा था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज़ एनर्जी, यानी अपनी सारी एनर्जी रिलीज़ कर देगा और उसकी सारी एनर्जी रेडिएट हो जाएगी और फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इफ़ दिस वर सो, अगर ऐसा था या अगर ऐसा होता या इसको ही हम मानते तो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। मतलब उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और वो सारे के सारे मुसलसल उसमें से एनर्जी एमिट हो रही है, और मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डैट वी नो, आजकल जो है उसके फॉर्म में तो फिर ना होती। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम जो आप इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन, ये रेड कलर में आपके सामने इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करता हुआ जा रहा है। आप इसके दायरे को ऑब्जर्व करें, दायरा आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो रहा है। छोटा होते होते न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट हो गया, यानी जुड़ गया। ये क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है और न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? बकौल रदरफोर्ड के कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज़ करता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूक्लियस के करीब हो गया और आखिरकार वो न्यूक्लियस के अंदर गिर गया, मतलब उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। ये रदरफोर्ड ने कहा, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये था रदरफोर्ड का सबसे बेसिक फेलियर, जिसको बोहर्स ने एक्सप्लेन किया। अब आपने देखा भी जो डायग्राम दिखाई कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर वाली साइड से अंदर जा रहा है। आपने उसके ऑर्बिट को ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्बिट था वो बाहर से अंदर की तरफ, ये स्पाइरल बना हुआ है, ये स्पाइरल की शेप है। आप देख लें कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर यानी इनवर्ड है, आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकल के बाहर की तरफ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसका ऑर्बिट का साइज़ यानी रेडियस बढ़ता जा रहा है और आखिरकार ऑर्बिट से निकल के कहीं और चला जाता है। नहीं, बल्कि बाहर से वो अंदर की तरफ जा रहा है और जाके न्यूक्लियस में गिर जाता है। सो एज द इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड्स देयर एंगुलर वेलोसिटीज, अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, एंगुलर वेलोसिटीज और फ्रीक्वेंसी वुड चेंज कंटिन्यूसली, मुसलसल चेंज होनी चाहिए। एंड सो विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी एमिटेड, ठीक है, कंटिन्यूस वे में। और अब जब जो फ्रीक्वेंसी वो एमिट करेगा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ऐसे मूव करता हुआ वो अंदर जाएगा, मुसलसल वो रेडिएट कर रहा है, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। जबकि उसके बरक्स जब ऑब्जर्व किया गया तो वो लाइन स्पेक्ट्रम था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था। लाइन स्पेक्ट्रम यानी वो फ्यू लाइंस थी, लेकिन वो इतने करीब करीब थी कि वो बैंड की फॉर्म में नज़र आ रही थी। ये आपके सामने एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसके थ्रू ऑब्जर्व किया गया कि स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टीन्यूस है या लाइन स्पेक्ट्रम है। एट द सेम टाइम ये देखें कि प्रिज्म में से लाइट फॉल पास कर रही है, एक हॉट ब्लैक बॉडी है। हॉट ब्लैक बॉडी कौन सी होगी? जिसमें से मुसलसल रेडिएशंस एमिट होंगे। हॉट है तो हॉट फॉर्म में भी एमिट करेगी। जब रेडिएशंस एमिट करेगी
तो क्लाउड ऑफ कूलर गैस दरमियान में रखा हुआ है ये, ठीक है। उसमें से पास करने के बाद आगे प्रिज्म्स रखे हुए हैं। प्रिज्म में से आगे दो तरह का सिस्टम दिखाया हुआ है। एक ये एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है और ये एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है। अगर इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो उसका लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होगा, अगर अब्जॉर्ब करेगा तो कैसा होगा। और यहाँ पे जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग था वो ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इस फॉर्म में होगा। तो उसकी मुसलसल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी मुसलसल चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे पता चल रहा है चेंज हो रही है, कलर्स डिफरेंट अपीयर हो रहे हैं। नील बोहर जिसने ये मॉडल पेश किया, इन ड्रॉबैक्स को सामने रखा। नील बोहर डैनिश फिजिसिस्ट स्टडीड इन रदरफोर्ड लेबॉर्ट्री सिंस 1912। वहीं इसने इस मॉडल को स्टडी किया था। ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसे हाइड्रोजन एटम को कंसिडर किया और उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, बताया कि कैसे होता है लाइन स्पेक्ट्रम, और एटम का मॉडल पेश किया, प्रेजेंटेड बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और इसी वजह से ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1922। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पास्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। यानी डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं, यानी फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, फ्यू फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, और उनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स, और बगैर रेडिएट किए एनर्जी। अब यहाँ से आप ज़हन में लेकर आए, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन रिवॉल्व करते करते दो बातें थी कि वो रिवॉल्व करते हुए मुसलसल एनर्जी भी रेडिएट करता है, और एनर्जी रेडिएट करते करते उसका जो ऑर्बिट है उसका साइज़ यानी रेडियस शॉर्ट होता जाता है, आखिरकार वो न्यूक्लियस में गिर जाता है। लेकिन बोहर्स ने कहा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ज़रूर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द करते हैं, लेकिन वो जिन पाथ्स पे वो मूव करते हैं वो पाथ फिक्स्ड होते हैं, वो डेफिनेट उनकी एक एनर्जी होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है, हर पाथ की एनर्जी डिफरेंट होगी, ठीक है। ये बात आगे हम पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा। अब जो एनर्जी रेडिएशंस हमें एमिट होते नज़र आ रहे थे, जिसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कहा गया, बाद में लाइन स्पेक्ट्रम नज़र आया, तो वो फिर एनर्जी कहाँ से आती थी। सेकंड है, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ शेल इट नेवर गेन और लूज एनर्जी। जब तक वो अपने शेल में रहेगा जहाँ उसकी पोजीशन है। ये पोजीशन कैसे डिसाइड की जाती है, बोहर के ही फार्मूला 2n² के अकॉर्डिंग। n क्या है, n आपके पास ऑर्बिट का नंबर है, n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको ग्राउंड स्टेट कहेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट वो होगा जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, और उस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी। याद रखिए, उस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे जैसे हम n1 से 2 की तरफ आएंगे, 3 की तरफ आएंगे, 4 की तरफ आएंगे, तो वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये आगे हम देखते हैं। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन अपने उस फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा, उस वक्त ना तो वो एनर्जी गेन करेगा खुद ब खुद, ना ही वो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये 3 ऑर्बिट्स आपके सामने दिखाए हुए हैं, और दरमियान में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो नेगेटिव चार्ज है। थर्ड पास्टुलेट, अब जो एनर्जी गेन करता है या लूज़ करता है या लॉस होता है एनर्जी का, वो कहाँ से आती है। मतलब हमें एनर्जी एमिट होती तो नज़र आएगी, आ रही है, स्पेक्ट्रम में हमने देखा लाइन स्पेक्ट्रम नज़र आए, वो कहाँ से आए। बोहर्स ने एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करेगा, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो वो कैसे जाएगा। अगर हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है,
लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम है। अब लोअर ऑर्बिट में जब आएगा, जब N2 से N1 में आना है, तो N1 की एनर्जी तो कम है, N2 वाली एनर्जी के साथ वो N1 वाले ऑर्बिट में नहीं रह सकता, एक्स्ट्रा एनर्जी को वो रिलीज़ कर देगा। इसी तरह जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो खुद ब खुद नहीं जाएगा, उसको एनर्जी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अपर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है, तो वो कम एनर्जी के साथ अपर ऑर्बिट में नहीं रह सकेगा, तो उसके लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो हम फोटोन देंगे, यानी एक फोटोन को हिट करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, वो फोटोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा। जब एक्साइटेड होगा तो वो क्योंकि उसकी एनर्जी उस करंट ऑर्बिट से ज़्यादा होगी, तो वो अपनी पोजीशन छोड़ के हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। यानी किस ऑर्बिट में जाएगा, अब ये डिपेंड करता है उसने अब्जॉर्ब कितनी एनर्जी की है या हमने उसको अब्जॉर्ब कितनी करवाई है। तो इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, एमिट होती है, या एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। जो रदरफोर्ड ने कहा था कि मुसलसल रिवॉल्व करते हुए वो रिलीज़ करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस प्रोसेस के थ्रू। अब जैसे हायर ऑर्बिट से कोई लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी, फोटोन रिलीज़ होगा, वो अगर फोटोन मूव करता हुआ किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ, किसी और शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ या किसी और ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के साथ वो टकरा जाता है, तो वो एनर्जी ले लेगी, उस इलेक्ट्रॉन वो अब्जॉर्ब कर लेगा। वो अब्जॉर्ब करेगा, वो भी एक्साइटेड हो जाएगा, जब एक्साइटेड होगा वो किसी और ऑर्बिट में चला जाएगा। तो अब ये आपके सामने दिखाया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आएगा, आप इसे गौर से देखें, N2 से N1 में आएगा तो -h न्यू एनर्जी है इसकी, ठीक है, यानी एनर्जी रिलीज़ करेगा। और जब N1 से N2 की तरफ जाएगा, जो येलो लाइन से शो किया हुआ है, इसमें +h न्यू एनर्जी है, ठीक है। अब ये एनर्जी किसके इक्वल होगी? द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स विद इन ऑर्बिट्स ओनली ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। वो हायर भी हो सकता है, वो लोअर भी हो सकता है। तो एच न्यू एनर्जी किसकी इक्वल होगी, यानी ई जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है डेल्टा ई, ठीक है, वो किसकी इक्वल होगी? E2, यानी फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट कौन सी होगी? जहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा, ठीक है, E2 माइनस E1। अब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। फोर्थ, एंगुलर मोमेंटम जिसकी मैग्नीट्यूड होगी mvr ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh/2π। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन इट्स क्वांटम नंबर n। ये n पे डिपेंड करता है, मतलब n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट होगा तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, दूसरा ऑर्बिट होगा वैल्यू और होगी, चेंज होती जाएगी। एंड इट इज़ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π या h कट। सो mvr किसके इक्वल होगा? nh/2π, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। n इज इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि सबसे लोएस्ट ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 1। अब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हम इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे, रेडियस के बाद एनर्जी, और फिर इसका वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोहर्स ने कंसीडर किया हाइड्रोजन का एटम, हाँ, और उसमें क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ई जिसका मैस m है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस पे चार्ज Ze है, रेडियस जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है स्मॉल r है, उसकी टेंजेंशियल यानी लीनियर वेलोसिटी v है, एज शोन इन द फिगर। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगी, होल्ड होगा न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे। तो कूलम्स फोर्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? Fc इज इक्वल टू Q1 Q2/4πε0r²। अब यहाँ पे Q1 आपके पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, सो Ze इंटू E डिवाइडेड बाई 4πε0r²। तो ये हो जाएगा Ze²/4πε0r²। E0 इज़ द वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपके सामने दी गई है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन
इनवर्ड होती हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, मीन्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सो द टू फोर्सेज आर इक्वल एंड बैलेंस ईच अदर, बैलेंस कर रही हैं क्योंकि ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। सो एम वी स्क्वेयर ओवर आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में मूव कर रहा है। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो उसकी फोर्स उस पर जो लग रही होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और जो उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से हम आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू इक्वेशन 1 आ जाएगी। फिर हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे इसको रीअरेंज करके, जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वेयर। अकॉर्डिंग टू बोहर्स पास्टुलेट, बोहर का पास्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, ठीक है। v की वैल्यू निकाल लेंगे एन एच ओवर 2 पाई एम आर, v इसका स्क्वायर ले लेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ये r वाली वैल्यू में हम इसको पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा r का, जो इक्वेशन नंबर 5 में है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जेड ई स्क्वायर पाई एम। हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, z की जगह 1 पुट कर देंगे, इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी r इज इक्वल टू 1 दिस वन, इसमें 1 पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर, इसमें से एन स्क्वायर को निकाल के अगर बाकी टर्म को, जो कि सारी की सारी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको अगर हम ए नॉट से डिनोट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। ए नॉट इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, ए नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और इन सब की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब इसका आंसर निकाला गया, कॉन्स्टेंट्स का वैल्यूज़ पुट करने के बाद 0.529 मल्टीपल 10⁻⁻10 मीटर, और ए नॉट इज इक्वल टू 0.529 10⁻⁻10 जो है आंगस्ट्रॉम के इक्वल है। हम मीटर नहीं लिखेंगे, हम आंगस्ट्रॉम लिखेंगे। सो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, और r इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स हैविंग, अब हम ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हर ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। अब रदरफोर्ड ने कहा था कि ऑर्बिट शॉर्ट होते होते वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। अब इस फार्मूले से एक तो ये बात समझ आ जाएगी, हर ऑर्बिट की वैल्यू फिक्स्ड होगी। जब n 1 होगा तो पहले ऑर्बिट का रेडियस होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस 2.11 एंगस्ट्रॉम, तीसरे के दिसवां, फोर्थ के, ये कुछ आपके सामने ऑर्बिट्स दिखाए हुए हैं। यहाँ से एक तो रदरफोर्ड का ये वाला जो हाइपोथेसिस था कि रेडियस कांस्टेंट नहीं होता, स्टेशनरी नहीं होते, मतलब वो शॉर्ट होते जाते हैं, ऐसा नहीं था। ये एक चीज़ यहाँ से कन्फर्म हुई। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इन्हीं ऑर्बिट्स की एनर्जी, जिसके बारे में उसने कहा था कि चूँकि उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है, फिक्स, जब फिक्स्ड नहीं है तो वो उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड नहीं है। बोहर्स ने कहा ना सिर्फ ये स्टेशनरी है, ऑर्बिट स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन उस पर मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करेगा उसी पाथ को हमने ऑर्बिट का या शेल का नाम दिया है। तो उस हर ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट है। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी सबसे कम है, जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। यही चीज़ अब हम प्रूव करने लगे हैं। In an orbit, the energy of an electron in an orbit is the sum of its potential and kinetic energy। ये आप जानते हैं टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होती है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्लस यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की इक्वल होता है। तो Q1 Q2, तो आपके पास आ जाएगा Q1 की जगह ZE और Q2 की जगह आपके पास E आ जाएगा। तो आंसर यहाँ आएगा -ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ET इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इक्वेशन 1, जो पहले इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स को और फ्यूगल फोर्स को, दोनों को बैलेंस किया था। वहाँ से हमने mv² इजिकल टू ZE² ओवर 4πε0r। ये जो ε0 है इसमें टाइपिंग एरर है कि ये नॉट ऊपर चला गया, लेकिन ये ε0 नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में आएगा नॉट का साइन। पुटिंग द वैल्यूज़, यही वैल्यू हम इक्वेशन 7 में पुट करेंगे, यानी टोटल एनर्जी वाली जो इससे पीछे हमने देखी mv², हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी वाले हिस्से में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। रीअरेंज करेंगे तो En की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आएगी -ZE² ओवर 8πε0r। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, जो हम पीछे रेडियस कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन 5 में, उसको हम इक्वेशन 8 में पुट करेंगे। En इजिकल टू -ZE² ओवर 8πε0 मल्टीप्लाई बाय ZE² πm ओवर ε0 n² h²। En इजिकल टू दिस वन, ये इक्वेशन 9 आ जाएगी। अगेन हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 होगी। Z की वैल्यू 1 पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगी इक्वेशन En इजिकल टू -me⁴ डिवाइडेड बाई 8ε0² h² इंटू 1/n²। अब ये जो 1/n² के अलावा वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर आएगा 2.178 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 जॉल्स। यही वैल्यू हम En में पुट करके तो इक्वेशन नंबर 10 निकाल लेंगे। En इजिकल टू k/n²। अगर हम इसको एक कांस्टेंट k की को लिख दें तो k की वैल्यू क्या होगी 2.178 10⁻18। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इंडिकेटेड डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप En की वैल्यू किलो जॉल पर मोल में निकाल लेंगे। दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद 1.008 यानी 1 मोल 1.008 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे En की जो वैल्यू है इसमें ऑर्बिट्स की वैल्यू पुट करेंगे, नंबर n की वैल्यू 1 2 3 और हर ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। E1 में पुट की तो आपके पास किलो जॉल पर मोल आ गई वैल्यू, 2 में पुट की, 3 में पुट की। आप देखें कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। द फर्स्ट एनर्जी लेवल व्हेन n इजिकल टू 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम और ऑल अदर्स आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। इसके अलावा बाकी सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट्स कहलाएंगी। द फर्स्ट एनर्जी लेवल व्हेन n इजिकल टू 1 कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और ये आपके सामने ग्राउंड स्टेट दिखाया हुआ है। ग्राउंड स्टेट के बाद n2 है तो वो एक्साइटेड स्टेट है। यानी क्यों एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के साथ मौजूद होगा, जो भी उसकी एनर्जी है, उस किसकी, उस ऑर्बिट की। ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा, मतलब उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। n2 में दे जाएगा, उसके अकॉर्डिंग्स वो एनर्जी लेके जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग्स कितनी एनर्जी हो गई, ये E2 की एनर्जी, फिर E3 की, 4 की, ये सारी किलो जॉल पर मोल में आपके सामने लिखी हुई है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस एमिट करते हैं इनकी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। इन सब ये पीछे जो अभी आपने पढ़ा देखा, ये अभी जो एनर्जी हमने कैलकुलेट की, ये एनर्जी की वैल्यू सेम नहीं है, आप देख रहे हैं चेंज हो रही है। इट मीन्स कि जब एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी तो हर ऑर्बिट की एनर्जी ही चेंज है। जब एनर्जी चेंज है मीन्स कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, हर ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 9 दोबारा से कंसीडर करेंगे एनर्जी वाली। En इजिकल टू -Z² E4m ओवर 8ε0² n² h²। अब अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है यानी कि उस n1 है तो n1 में एनर्जी किसकी इक्वल होगी, E1 की इक्वल होगी,
यानी टोटल एनर्जी, और E1 होगी, और यहाँ पे हम n की जगह 1 पुट कर देंगे। अब अगर हमारे उसके बाद दूसरी लेवल लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है पहले लेवल से दूसरे लेवल में, तो दूसरा लेवल यानी दूसरा ऑर्बिट N2 है, तो N2 के लिए एनर्जी होगी E2, और फार्मूला यानी इक्वेशन नंबर 9 में भी n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉरी n की जगह N2 पुट करेंगे, ठीक है, N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास डेल्टा E किसके इक्वल हो जाएगा, E2 माइनस E1, यानी E2 पीछे से E2 की वैल्यू पुट कर देंगे, E1 की भी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू Z E4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। N1 वो ऑर्बिट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है जहाँ से, N2 वो होगा जहाँ वो जाएगा, यानी एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू अगेन 1 पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 11 आ जाएगी, इसमें हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू आपके सामने है, ये डेल्टा E में पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी डेल्टा E की वैल्यू किसके इक्वल है, H न्यू के, और H न्यू इज इक्वल टू AME4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर इज माइनस 1/n2 स्क्वायर, और V आपके पास है फ्रीक्वेंसी, मतलब इसमें से न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, H दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो न्यू आपके पास आ जाएगा ME4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स या साइकिल्स पर सेकेंड, तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज पुट करेंगे 3.29 मल्टीपल 10⁻15 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हर्ट्स, ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी है। आगे हम इसका फाइनली फाइंड करेंगे वेव नंबर। वेव नंबर का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी न्यू बार, न्यू सी आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, न्यू बार आपके पास वेव नंबर है, तो आप इसमें इक्वेशन नंबर 13 से वैल्यू लेके, ये जो भी इक्वेशन नंबर 14 न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके रीअरेंज करके सी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, न्यू बार की वैल्यू निकालेंगे, वो इक्वेशन नंबर 15 आ जाएगी। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे और कांस्टेंट यहाँ लगाएंगे R, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये और ये आएगा 1.09678 10⁻7 पर मीटर। सो न्यू बार यानी कि वेव नंबर इज इक्वल टू R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ से हम हर लेवल की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, वेव नंबर वाले फार्मूले के थ्रू। ये था आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं या फेलियर्स क्या है, जिसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने आगे एक्सप्लेन किया, जो भी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसके फेलियर्स जरूर डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर द रेडिएशन रिजल्ट्स when an electron jumps from one energy orbit to another energy orbit, but he did not explain how these radiations occur। उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि, ये तो बता दिया कि एनर्जी रिलीज़ उस सूरत में होती है जब इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है एक ऑर्बिट से दूसरे में, ठीक है, लेकिन वो जंप करके जब वो एक से दूसरे में जाता है तो वो जाता कैसे है, इस चीज़ को बोहर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। एक तो ये इसका ड्रॉबैक था। दूसरा, बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसने ये तो बता दिया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस हैं, बट इट प्रिडिक्टेड दैट ओनली अ सीरीज ऑफ लाइन्स एग्जिस्ट, लाइन्स की एक सीरीज़ है, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड दैट द स्पेक्ट्रम लाइन्स दैट हैड बीन थॉट टू बी अ सिंगल लाइन, जिसको एक ही लाइन कंसिडर किया जाता था, समझा जाता था, वाज एक्चुअली वो क्या था, कलेक्शन ऑफ सेवरल लाइन्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो कि बहुत करीब करीब थी। इस बात को भी बोहर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरा ड्रॉबैक क्या था, बोहर्स थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन एटम एंड सिमिलर आयंस, helium ion, lithium ion, beryllium, etc. But it cannot explain the spectra for polyelectron atoms, यानी
हीलियम या लिथियम या बेरिलियम ये वो वाले एटम हैं, स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व करता है, जिसको उसने ऑब्जर्व किया। तो बोहर ने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जो कि ऑर्बिट में, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो फिर इसके उस वक्त इस जो बोहर्स का फार्म मॉडल के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या होगी, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया उसने। फोर्थ वन था, इफ़ अ सब्सटेंस विच गिव्स लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई सब्सटेंस है जो लाइन एमिशन दे रहा है, उसको स्पेक्ट्रम दे रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम गेट स्प्लिट, वो टूट जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी इनटू अ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन। इसको हम कहते हैं जी मैन इफेक्ट। ठीक है, बोहर्स थ्योरी हैज़ नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इफेक्ट। ये सामने आपका डायग्राम है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो एक ही लाइन है जो सिंगल लाइन है, जिसको एक्चुअली पीछे हमने इसका ड्रॉबैक बताया कि वो एक लाइन बता रहा था कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, एक लाइन है, जबकि बाद में ऑब्जर्व किया वो एक लाइन भी नहीं है, उसके अंदर बहुत बारीक बारीक फ्यू लाइंस हैं। ठीक है, अब अगर इसको भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो लाइंस भी स्प्लिट हो जाएंगी, और इसको जी मैन इफेक्ट कहते हैं, और बोहर्स ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। फिफ्थ, if a substance which gives the emission spectrum is placed in an external electric field, the lines of spectrum get split up into a number of closely spaced lines। अब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बजाय उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो भी वो स्प्लिट हो जाती हैं नंबर ऑफ लाइंस में। तो और वो जो लाइंस हैं उनके दरमियान भी फासला बहुत कम होता है, करीब करीब होती हैं, और इस फिनोमिना को स्टार्क इफेक्ट कहा गया। बोहर्स ने इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, यानी अपने मॉडल में इसके बारे में भी कोई बात नहीं की। सिक्स्थ है, बोहर्स सजेस्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बट लेटर इट वॉज प्रूव डैट, यानी उसने कहा था, बोहर ने क्या कहा था कि हाइड्रोजन एटम को उसने कंसीडर किया ना, या हाइड्रोजन से जो रिजेम्बलेंस रखते थे एटम जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही था, जिसकी हमने पीछे एग्जांपल दी लिथियम, हीलियम एक्सेट्रा आइंस की, तो उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन था। तो उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, जबकि लेटर ऑन बाद में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अ सिंगल प्लेन बट इट टेक्स प्लेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी वो 1D नहीं थी, 1 डायमेंशनल नहीं थी, बल्कि 3D थी। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बाद में एक्सप्लेन किया गया, और बोहर्स ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। 7th, Bohr's assumes that an electron in an atom is located at a definite distance from the nucleus and is revolving around it with definite velocity. It has a fixed momentum. ये बोहर्स ने कहा। This idea is not in agreement with Heisenberg uncertainty principle, क्योंकि uncertainty principle के अकॉर्डिंग हम कभी भी किसी भी, क्योंकि जब देखें ना उसकी पोजीशन भी फिक्स्ड है तो वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, वेलोसिटी फिक्स्ड है तो मतलब वो मोमेंटम फिक्स्ड है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम एट द सेम टाइम पोजीशन और मोमेंटम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो विच स्टेट्स दैट द इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी, यकीन के साथ एक्यूरेटली प्रिसाइजली हम उसको मैयर नहीं कर सकते। ये भी बोहर का फेलियर था, बल्कि ये बोहर का सबसे बड़ा फेलियर था। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।